औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो मालिक है सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक है जो रोज़ जज़ा का। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। I welcome you all in the online ECD lab. इससे पहले जो हमने ECD लैब के सेशंस किए हैं ऑनलाइन, अगर कोई डिफ़िकल्टी इससे रिलेटेड किसी को है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए उसे रिपीट कर दूंगा। और अगर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ लोग ही ज्वाइन किए, हम 1-2 मिनट का वेट कर लेते हैं ताकि सब लोग हमें ज्वाइन कर लें और फिर हम सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो अब तक के सेशन में कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। अब तक के जो सेशन हमारे हुए हैं वो 3 लैब्स हमारी हो चुकी हैं। 3 लैब्स हमने कर ली हैं ECD लैब के ऊपर। ऐसा एक प्लान जो कि हमारे डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है लैब कंडक्शन का, जो कि मैं ऑलरेडी एज अ लैब कोऑर्डिनेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कल इस पे वर्किंग करके मैंने वो फॉरवर्ड कर दिया, एडमिन ऑफिसर को भी जमा करा दिया है। और फिर हमें चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से भी इसकी परमिशन मिल जाएगी कि टीचर्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी जाके लैब की जो टेक्निकल साइड है, हार्डवेयर साइड, उस पर रिकॉर्ड करेंगे उसे, और उसको रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो उसकी वीडियो बनाकर स्टूडेंट से शेयर करेंगे। तो अब तक का ये प्लान है जो फुलफिल तकरीबन कल होगा। मैं कल यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो मैं कल क्लास अपनी नहीं ले सकूंगा, तो लेकिन मैं अपने लेक्चर्स के बिहाव पे सरप्लस लेवल पे चल रहा हूँ। मतलब इस वीक के जो लेक्चर्स होंगे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप मेरे शेयर ड्राइव पे देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी 17 लेक्चर्स कर चुका हूँ। बस मुझे आज आज मज़ीद कुछ एक्स्ट्रा सेशंस लेने हैं, तो इस वीक के टर्नओवर को मैं पूरा सर कर दूंगा। पूछनी एक बात थी कि आप लोग गूगल क्लासरूम पे लेक्चर अपलोड कर रहे हैं सर, उस पे नहीं कर रहे आप लोग LMS पे, क्यों सर? आपने LMS खोला है? जी सर, का मैंने कल रात को देखा था। बाकी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें हुए हैं और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें नहीं हुए। बाकी एक दो टीचर्स आप और मेरे हैं। सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? सर आपका सब्जेक्ट सर मैं 2 दिन पहले देखा था उसमें क्या सर। क्या जिस देखा था आज उसमें? आप बात कर रहे हैं ना, वो नहीं था। अब जाके चेक करूंगा, शायद हो। मैं बताता हूँ फिर आपको। तो आपने देखा नहीं, पहले से ही बात कर रहे हैं। आप पहले कंफर्म सर मैं करें, चेक कर लेता हूँ। जी सर, जी। तो चेक कर लें। और स्पेसिफिकली अगर मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो फिर देख के बात करें। मैं डिटेल्स तकरीबन शेयर कर रहा हूँ। और मैंने नहीं सर, मैं आपके सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा सर। मैं जस्ट सर जनरल बात की थी सर। चलें, बाकी टीचर से आप कंसर्न कर लें। वो मैं गूगल क्लासरूम के ज़रिए से नहीं ले रहा, क्योंकि हमारा ऑफिशियल जो है LMS है, मैं वहीं पे अपलोड करता हूँ। और वैसे भी मैंने अपना जो शेयर ड्राइव का फोल्डर है वो स्टूडेंट्स को शेयर पहले ही किया हुआ है, और तकरीबन सबको पता है। अगर किसी की नॉलेज में नहीं हो तो मुझे रिमाइंड करवा दें, मैं लिंक दोबारा शेयर कर दूंगा इसका। लेकिन फिर भी अभी मैं दिखा देता हूँ आपको मेरी जो, सर एक बात कहनी थी। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ ज़रा। जी। कहाँ चली गई ये देख रहे हैं, ये मैंने शेयर की हुई हैं। ये देख, ये यहाँ पे लोग बने हुए आ रहे होंगे, तो ये शेयर हुआ हुआ है इसका मतलब। और ऑलरेडी मैंने हर एक के 2-2 सेशंस लिए हुए हैं, और चौथे का अब मैं सेशन ले रहा हूँ, और ये चौथी लैब कराऊंगा अब मैं। तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें मेरे भाई। अगर गिने भी तो ये तकरीबन 6 बनती हैं। 7वां लेक्चर अब मैं लैब का करवा रहा हूँ, तो ये चीज़ें मेरी ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं और मैंने इनको पहले से शेयर किया हुआ है। अगर किसी की नॉलेज में नहीं है तो मुझे रिमाइंड करवा दें, मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। आज ही बिलाल आप कुछ बोल रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि जो आपका लिंक है, ये ड्राइव का, गूगल ड्राइव का लिंक आपने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है PG और ECD के ग्रुप के अंदर डिस्क्रिप्शन में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। जिस तरह ये बता रहे हैं मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। और अगर फिर भी किसी की नॉलेज में ना हो
तो मुझे बता दें, मैं शेयर ड्राइव का लिंक कर दूंगा दोबारा शेयर। लेकिन बाकी जो टीचर हैं उनका मैं कह नहीं सकता हूँ, उनका आप उनसे ही पूछें, क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट्स और अपनी लैब्स का जवाब दे हूँ वो तो मैं तकरीबन लेके चल रहा हूँ। और कोई भी अनोमली वगैरह किसी को हो तो रिस्पेक्टिव टीचर से ज़रूर पूछ लें, उस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ याद रखें कि सलार आपने भी कुछ चीज़ों का लिंक तो मुझसे लिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास बाकायदा रिकॉर्ड आता है ना कि किसने किस टाइम किस वक्त जी एक्सेस सर, किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो वो चीज़ अब जिन लोगों ने एक्सेस नहीं लिया हुआ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा भाई ये जो चीज़ें हैं मेरे लेक्चर्स का रिकॉर्ड सेशंस का ले लें। कुछ कल कोई था तो कुछ लोगों ने जो है मुझसे कल लिंक मांगा है कि वो रिक्वेस्ट जनरेट करी, तो काफ़ी 5-6 रिक्वेस्ट आई हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मतलब ये ईसीडी का क्विज परसों था और कल पावर जनरेशन का, तो उस दिन रिक्वेस्ट आ रही है मुझे। तो बच्चों ने क्या एक मतलब कुछ घंटों पहले या दिन पहले पढ़ना शुरू किया। तो बड़ी हैरानकुन बात थी ये कि बच्चे जो है आखिर वक्त में जो है इसे पढ़ रहे थे। बहरहाल यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी को अब तक है तो पूछ लीजिए, मैं जो हूँ वो मैटर को रिजॉल्व कर दूंगा आपके, और आपकी जो भी कोई डिफ़िकल्टी हो उसका जवाब दे दूंगा अपने एंड से। लेकिन मैं अपनी लैब्स और अपने कोर्सेज़ के लेक्चर्स का जवाब दूँ। और मैं कोर्सेज़ के हवाले से भी मैं बताता चलूँ कि ये लैब्स का स्टेटस है। साथ ही साथ जो लैब मैनुअल्स हैं ये मैंने शेयर कर दिए हैं। और ईसीडी कोर्स पे आ जाएं तो ये बुक, ऑनलाइन लेक्चर्स, असाइनमेंट, मैंने असाइनमेंट कल दोबारा असाइनमेंट ईसीडी का मैं दोबारा अपडेट कर रहा हूँ अभी। लेकिन पुराने जो हैं वो मैंने तकरीबन फॉर्मेट के मुताबिक कर रहा हूँ, लेकिन शेयर आपसे उतने ही क्वेश्चन हुए हैं। मेरे ख्याल में कुछ 12-13 सवाल हो गए ईसीडी के असाइनमेंट पे। असाइनमेंट की डेट्स मैंने शेयर कर दी हैं ऑनलाइन। ये छठा वीक चल रहा है और छठे वीक के भी मैंने 17 लेक्चर तक करवा दिए हैं, रिकॉर्ड कर लिए हैं। और 17 लेक्चर के मुताबिक सर आपने प्रोटीएस के ऑनलाइन सिमुलेशन का बोला था, लेकिन मुझे ऑनलाइन प्रोटीएस की सिमुलेशन नहीं मिली। अच्छा, चलें ठीक है। लेकिन मैंने उसकी ऐप तो सिखा दी थी आपको स्टार्टिंग में। जो कौन सी ऐप थी मेरे मोबाइल में, जो भी दिखा देता हूँ अभी मैं। एवरी सर्किट के नाम से ऐप थी शायद, उसकी मैंने डिलीट कर दी कि है। अ, अ, शायद मुझसे डिलीट नहीं, हाँ एवरी सर्किट के नाम से है। तो एवरी सर्किट के नाम से मेरी कह रहा हूँ एक ऐप थी जिसमें मैंने सिमुलेशन की थी, आप उस पर बना सकते हैं। अह, क्या कह सकते हैं भाई, व्हाट्सएप को इसका इशू किया था। अभी मैं सारे मसले मसाइल को देख लेना, अभी बहरहाल इसमें टाइम लगेगा मुझे, मैं देख लूँगा भाई। ये कल का मैटर था और मुझे टाइम नहीं मिल सका, अभी टाइम मिलेगा तो देखेंगे इसको बहरहाल। तो मैं ये बता रहा था आपको लेक्चर 17 यहाँ तक हो गए हैं, और साथ ही साथ मैं आगे चलता हूँ ताकि हम अपनी लैब कंटिन्यू कर सकें। जनरेशन को भी मैं स्टेटस दिखा दूँ, क्योंकि जनरेशन के लिहाज से बुक शेयर कर दी है, ऑनलाइन लेक्चर हो गए, पीपीटी लेक्चर्स मैंने शेयर कर दिए हैं, और इसका असाइनमेंट भी, और असाइनमेंट तो मैंने कल शेयर कर भी दिया था। ईसीडी के असाइनमेंट पे काम कर रहा हूँ, इसलिए वो आज मैं अपडेट कर दूंगा। इसके 17 लेक्चर तक तो हो गए, 16वां रिकॉर्डेड था, और उसके मुताबिक इसके सेशंस मैंने अपडेट कर दिए। इंशाल्लाह हम मिड से पहले जो है 24 लेक्चर अपने पूरे कर लेंगे, डोंट यू वरी अबाउट इट। और फाइनल तक इंशाल्लाह 48 से 50 लेक्चर में कर दूंगा। और पीडीयू लैब तो ये बिलाल लोगों की है ना, ये भी दिखा देता हूँ मैं। तो ये लैब मैनुअल, लैब सेशन अवेलेबल हैं, ये देख लीजिएगा आप लोग। और ईसीडी लैब का मैंने बता दिया है, दोबारा दिखा देता हूँ भाई। ये लैब्स के मैंने अपलोडिंग कर दी है ये वाली। कंटिन्यू करते हैं अपने आगे लैब 4 को। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की अगर हम बात करें तो टू डिजाइन अ सिमुलेट एंड कॉमन सोर्स एम्पलीफायर एंड ऑब्जर्व इट्स फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ओवर 50 टू 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अच्छा, इससे हमें ऑब्जर्व करना है फ्रीक्वेंसी वेरी करके। अब तकरीबन सब लोगों को जिस तरह पता ही होगा कि हम जो फ्रीक्वेंसी लेते हैं इनपुट की, वो फंक्शन जनरेटर से लेते हैं जो हम अपने इनपुट सर्किट को प्रोवाइड करते हैं। और फिर ये जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज और 500 मेगा हर्ट्ज या 1 मेगा हर्ट्ज, ये फर्दर मोर प्रोवाइड करते हैं फंक्शन जनरेटर से। 1 मेगा हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का लास्ट स्पेक्ट्रम है एक नॉमिनल फंक्शन जनरेटर का, जिससे हम सोर्स के तौर पे इनपुट लेते हैं, ठीक है।
और ये हम टेस्ट करेंगे कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। इसको ऑलरेडी हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर जो है। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, आप लोगों के लिए कॉल कर दूंगा अगेन। कोई भी डिफिकल्टी अगर अब तक किसी को है तो पूछ लीजिए। अच्छा, इसके अलावा अभी जो लोग अटेंडीज अभी आ गए हैं इनकी एक स्नैप ले लें और शेयर कर दें। नोमान भी आ गए हैं, अभी 1-2 मिनट में नोमान ज्वाइन कर लें, फिर कर दिएगा। चाकर आप कर दें इसको, इसकी तस्वीर लें जो भी अटेंडीज़ हैं। अभी आ गए नोमान भी, तो तस्वीर लेके शेयर कर दें आज के अटेंडीज़ जो लैब में अवेलेबल हैं। ये रिकॉर्ड रहेगा कि कौन लोग फिर अमूमन लैब लेने या कोर्स थ्योरी लेने आ रहे होते हैं। इंडिकेट दैट एट लोअर फ्रिक्वेंसीज the magnitude of the amplifier gain falls off. This occurs because the coupling and bypass capacitor no longer have low impedance. अच्छा, ये चीज़ जो फ्रिक्वेंसी की लोअर फ्रिक्वेंसीज की हम देख रहे होते हैं, ये हमें इंडिकेट कर रही होती है कि मैग्नीट्यूड जो और गेन हो रहा होता है वो फॉल करता है आहिस्ता आहिस्ता, मतलब यहाँ से फॉल कर रहा होता है। This occurs because the coupling capacitor and bypass capacitor no longer have low impedance. वो इसलिए क्योंकि इसकी लो इम्पिडेंस ज़्यादा देर कपलिंग और बाईपास कैपेसिटर की नहीं रहती। Recall that lab 2 में हमने ये देखा था, we assume that their impedances were small, कि उसकी जो इम्पिडेंस थी ये बहुत कम थी, enough to act as short circuit, और वो एक्ट करते थे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट के तौर पे क्योंकि उनकी इम्पिडेंस कम होती थी। ये लैब 2 में हमने डिस्कस किया था। ऑल्दो दिस कैन बी ट्रू, ये सही हो सकता है एट मिड फ्रिक्वेंसीज। मिड फ्रिक्वेंसीज यहाँ के दरमियान के फैक्टर की होती है, स्पेक्ट्रम की होती है। mid band frequencies, as the frequency of the input signal is lowered, the reactance, that is 1 by omega j omega c। अच्छा, ये रिएक्टेंस होती है और किसकी होती है रिएक्टेंस? ये हम कैपेसिटर की लेते हैं। ऑफ ईच दीज कैपेसिटर्स बिकम सिग्निफिकेंट एंड as will be shown in lab, this results in a decrease in the overall voltage gain of the amplifier. Figure 1 जो कि हमारे सामने अभी आएगी also indicate that the gain of amplifier falls off. एम्पलीफायर का जो गेन है वो ऑफ हो जाता है at the high frequency end. This is due to internal capacitive effect in the BJT and in the MOSFET. अच्छा, ये जो एस्पेक्ट बताया गया है इसको आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें। 1 मिनट ज़रा, मैं एक मैसेज कर अच्छा जी, यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं रिकॉल कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। कोई भी डिफिकल्टी किसी के जहन में हो तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, आप अगर यहाँ देखें तो ये एक्सेस जो एक्स का है वो फ्रिक्वेंसी का एक्सेस है और जो वाई का एक्सेस है वो आपके गेन ऑफ डीबी का है, जो आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशो बनता है, गेन है। तो जो गेन है आपका वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे इंक्रीजिंग टुवर्ड्स डिक्रीजिंग को देखें तो जिससे जैसे आप इंक्रीज कर रहे होते हैं अपने गेन की तरफ, आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही होती है और शुरू वाले जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी लोअर होती है और आगे जाके फ्रीक्वेंसी हायर हो जाती है। तो एल एफ मीन्स एफ एल लो फ्रीक्वेंसी एंड एफ एच जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में आपको लोअर मिलेगी और आगे जाके हायर फ्रिक्वेंसी मिलेगी, तो उसके मुताबिक इसकी अरेंजमेंट्स होती हैं। ऑन बिहाफ ऑफ दैट ये आपकी स्टार्टिंग फ्रिक्वेंसी है, ये आपकी मिड फ्रिक्वेंसी है और ये आपकी फाइनल हायर फ्रिक्वेंसीज कंटेंट होते हैं।
तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है फ्रीक्वेंसी का जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये यहाँ पे लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी है जिनमें गेन फॉल्स ऑफ ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर। तो इधर आपका गेन जो है वो फॉल ऑफ हो रहा होता है बाईपास और कपलिंग कैपेसिटर की वजह से, क्योंकि उनकी इम्पीडेंस यहाँ पे लोअर हो जाती है। तो यहाँ पे जो बैंड बनता है फ्रीक्वेंसी का वो आपका लो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। अच्छा, ऑल कैपेसिटर्स कैन बी निगलेक्ट, यहाँ पे कैपेसिटर आपके निगलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये वो बैंड होता है जिसे आप मिड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ बैंड कहते हैं, ठीक है। यहाँ जो एक स्पेसिमेन होता है ना, ये जो देख रहे हैं वो 3 dB की विड्थ के मुताबिक होता है, 3 dB के गेन के मुताबिक, जो स्टैंडर्ड के मुताबिक लिया जाता है। अच्छा, ये एक फॉर्मूला है ये वाला कि जब आपको गेन को डीबी में कन्वर्ट करना हो तो डेसिबल का गेन गेन लेते हैं, डेसिबल में कन्वर्ट करते हैं, उसका लॉग लेते हैं और 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी बहुत बेसिक लेवल की फॉर्मूला है जो हमने ईडीसी में सीखा था कि किस तरीके से गेन को ट्रांसफॉर्म करते हैं डेसिबल के फॉर्मूले के मुताबिक। ओके, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए काइंडली, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए जनाब। ऑल फ्रिक्वेंसीज कैन बी नेग्लेक्टेड, यहाँ पे तमाम जो कैपेसिटेंसेस होते हैं वो निगलेक्ट कर दिए जाते हैं और ये आपका मिड बैंड फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम कहलाता है, क्योंकि इधर ना फ्रिक्वेंसी हायर होती है और ना लोअर होती है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे जो गेन होता है ना वो बढ़ रहा होता है और ना गेन यहाँ पे कम हो रहा होता है। क्यों? अब अगर गौर करें तो यहाँ से गेन जो है वो ऊपर की जानिब तो आ रहा है, यहाँ जो है वो नीचे की जानिब जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आगे जो है आपका गेन कांस्टेंट हो गया है और फ्रिक्वेंसी सिर्फ बढ़ रही है, ठीक है। और ये चीज कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के अंदर होती है। फर्दर मोर हायर फ्रिक्वेंसी कंटेंट को अचीव करने के बाद आपकी फ्रिक्वेंसी भी आगे बढ़ती तो है, लेकिन गेन आपका फॉल ऑफ ड्यू टू द इंटरनल कैपेसिटेंस इफेक्ट ऑफ द बीजेटी और मॉसफेट। तो ये आपका हायर फ्रिक्वेंसी बैंड कहलाता है जिसमें आप यहाँ पे ये चीज देखते हैं। तो आप यहाँ पे ये बैंड की हमने पूरी चीज देख ली। तो ये फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स तो ये फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का ये फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। तो उसके मुताबिक हमने ये अभी डिस्कस किया है कि मॉसफेट पे किस तरीके से ये इफेक्ट हो रहा होता है। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में हो तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिकॉल कर दूंगा। ये shows a discrete circuit equivalent of the common source amplifier circuit designate in lab 2 with Rg equal to R1 parallel with R2। ये हमने वो वोल्टेज डिवाइडर के जरिए पैरेलल सॉल्व किया था, उसके मुताबिक सॉल्व किया था लैब 2 में, यूटिलाइजिंग कपलिंग कैपेसिटर्स एंड बाईपास कैपेसिटर CS। The overall low frequencies transfer function of the amplifier is given in equation 3.1। ये हमने 3 लैब में देखी थी on the which each capacitor introduces a frequency dependent factor. A quick way of estimating the 3 dB frequencies FL yani low frequency is possible if the highest frequency pole here FP2 is separated from the nearest pole here FP3 by at least a factor 4, 2 octaves. In such a case, low frequency is approximately equals to the highest of the pole frequencies of the highest frequency pole। अच्छा, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पोल समझ रहे हैं और लोअर फ्रिक्वेंसी पोल क्या है? ये आपके लोअर फ्रिक्वेंसी पोल है और ये आपका हायर फ्रिक्वेंसी पोल है, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान आपकी मिड बैंड फ्रिक्वेंसी और स्पेक्ट्रम लाई करता है। Frequency pole is the one caused by CS यानी common source amplifier। This is because of CS interacts with 1 by GM यानी reciprocal of transconductance जो आपका कहलाता है। कोई बताएगा reciprocal of transconductance क्या कहलाता है? ये तो हमने थ्योरी में पढ़ा था और परसों के लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हमने ये चीज़। reciprocal of transconductance क्या कहलाता है? ये तो बहुत माइनर सी चीज़ है। जी जनाब।
कोई आइडिया नहीं है किसी को? तो रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस कहलाती है कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस आपकी कहलाती है रेजिस्टेंस कहलाती है, सॉरी, विच इज रिलेटिवली लो। एफ एल यानी लो फ्रिक्वेंसी वो एफ पी टाइम्स ऑफ जी टू होती है। कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा, फर्दर मोर इससे फिर उसके थ्योरी बताइए यहाँ पे। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखें कि हम जो थ्योरी के मुताबिक हैं वो सारी चीज़ें तकरीबन अभी कवर नहीं करते, क्योंकि जो लैब होती है वो थ्योरी से आगे या पीछे चल रही होती है। और इसको ध्यान में रखिएगा कि हमें हर एक थ्योरी के कंटेंट के एवज एक लैब नहीं बना सकते। तो हर वो मेजर कंटेंट जो कि रिलेटिवली रिलेट करता है थ्योरी से या लैब से, हम सिर्फ उसके ऊपर लैब बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जिस तरह हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं, तो हमने कुछ 12 किस्म के चैप्टर 8 में ही टॉपिक पढ़ लिए और 12 से 13 किस्म के सर्किट पढ़े। तो अगर सिर्फ उनके ऊपर ही हमारी लैब बन जाएगी तो फिर हम 9th 10 11 12 13 14 इन चैप्टर्स में भी तो पढ़ेंगे चीज़ें। तो इसीलिए हर एक टॉपिक के एवज लैब नहीं बन सकती। तो लैब सिर्फ उन टॉपिक्स के एवज बनती है जिन जो कि मेजर कंटेंट में आते हैं। तो ये ध्यान में रखें कि आप ये सोचेंगे ये थ्योरी तो हमने पढ़ी नहीं उसमें, तो वहाँ पे इसके कुछ ये चीज़ें तो डिस्कस की थी हमने, ये वोल्टेज डिवाइडर और ये सब चीज़ें, लेकिन ये वाले टॉपिक हमने शायद थ्योरी में नहीं पढ़े क्योंकि ये आगे आएंगे और उसके मुताबिक वो उससे सिंक्रोनाइजेशन हो रही होती है। तो ये चीज़ भी समझने वाली है उसमें। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दूंगा, रिकॉल कर दूंगा। कोई भी डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो अगर तो पूछ लीजिए। ओके, हम आगे चलते हैं इसके बाद। और साथ ही साथ मुझे ये भी कहना था कि मुझे सिर्फ एक लेक्चर है, एक सेशन है जिसकी वो मिली है, कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि वो बनाएंगे अपना प्रोजेक्ट। तो मुझे काइंडली ये ग्रुप वाइज बता दें कि जो लोग ईसीडी का और इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन का सेमेस्टर प्रोजेक्ट का ग्रुप वाइज वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब तक ईपीटी और ईसीडी को मिला के मुझे अब तक सिर्फ 3 ग्रुप्स हैं, 3 या 4 बच्चों के, जिन्होंने सिर्फ बताया है कि हम क्या बना रहे हैं और उस पर लैब रिपोर्ट भी वो बना रहे हैं। तो ये ध्यान में रखें कि इसके नंबर भी हैं और जो लैब एग्ज़ाम हम लेंगे इसका कंटेंट भी लैब एग्ज़ाम में वाइवा में शामिल होगा। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद ही आप अच्छी तरह से एक अच्छा लैब एग्ज़ाम कर सकेंगे। तो अपने सर एक ग्रुप्स बात बना पूछनी लें। थी सर आपसे। जी जी। सर जो बच्चा ईसीडी के अंदर है और एपीडी के अंदर नहीं है तो मतलब वो भी बनाएगा फिर, जो सिर्फ ईसीडी के अंदर है? हाँ, वो एग्ज़ाम देगा, मैनुअल बनाएगा, तो वो प्रोजेक्ट भी बनाएगा। उसके मार्क्स है ना, लेकिन ज़्यादा नहीं है, मतलब 10 मार्क्स ले लें या शायद 10 तक तो होंगे। सर प्रोजेक्ट सर किस हिसाब से बनाना है उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें ताकि उस पर भी काम शुरू करें बैठ के। प्रोजेक्ट सबसे पहले ये कि आप सर्किट बेस बना लें। और सबसे पहले तो ये देखें कि ईसीडी के सर्किट से रिलेटेड हो या ईसीडी की थ्योरी से रिलेटेड हो, जो उससे रिलेट करें। मैं स्पेसिफिक इसलिए कर नहीं रहा हूँ क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिक बताऊंगा तो फिर उस तरह से ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक ज़रा फ्री हैंड दे दिया है उसमें। हम ईसीडी के अंदर एम्पलीफायर्स पढ़ रहे हैं, तो आप मॉसफेट या जेफेट से रिलेटेड एम्पलीफायर बना लें, ठीक है? बीजेटी बेस नहीं, मॉसफेट बेस। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कितने स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, ठीक है, आपके कोलीग्स। अगर वो 2 हैं तो एक मॉडरेट लेवल का एम्पलीफायर बन सकता है जिसमें स्पीकर और दीगर चीज़ें उसकी लगी होंगी और उसमें जैक होगा और उस तरीके से आप उसको बना लेंगे। लेकिन मॉसफेट बेस, क्योंकि हम ईडीसी में जो बनवाते हैं प्रोजेक्ट वो बीजेटी बेस होता है, लेकिन ईडीसी में जो कंपोनेंट्स या प्रोजेक्ट बनेगा वो मॉसफेट या जेफेट से रिलेटेड बनेगा। वैसे तो हम इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं मॉसफेट और जेफेट और उसके एम्पलीफायर को, कॉमन सोर्स, कॉमन गेट और कॉमन ड्रेन बेस वाइज एम्पलीफायर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो उससे रिलेटेड आप एम्पलीफायर्स के सर्किट और उसकी प्रोटोटाइप पूरी एक बना लें। समझ रहे हैं? एम्पलीफायर जैसे होता है ना, आजकल चल भी रहे हैं वो, ऑडियोनिक वगैरह के चल रहे हैं और दीगर ब्रांड्स के चल रहे हैं। तो आप अपने तौर पे खुद बना के वो चीज़ कर दें, बाहर से मत बनवाइएगा उसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होते हैं, अंदाज़ा नहीं होता इसका, तो उसके नंबर कटते हैं
प्रोजेक्ट तो बहरहाल सबमिट हो जाता है, क्योंकि ये भी एक एफर्ट ही है कि अगर कोई बाहर से बनवाता है वगैरह वगैरह, लेकिन इसके ज़्यादा नंबर नहीं, आधे से ज़्यादा नंबर कट जाते हैं जो लोग बाहर से बनाते हैं। लेकिन इसमें भी एक एफर्ट्स होती है, तो हम उसको रिजेक्ट नहीं करते, मैं तो एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन उसके आधे से भी कम नंबर में काट के फिर देता हूँ स्टूडेंट को, अगर वो खुद नहीं बना रहा। और वो खुद नहीं बना रहा ये पता लग जाता है, तो आप लोग अपने ग्रुप बना लें। तो मेरे ख्याल में मैंने यहाँ गाइड कर दिया, कोई और डिफिकल्टी किसी को है इससे रिलेटेड तो मैंने ये बताया, सिर्फ मुझे 3 ग्रुप्स के स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया है और बताया है कि हम क्या बना रहे हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल में कुछ 70 के अक्रॉस बच्चे हैं ईसीडी और ईपीटी में जो कॉमन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, मैं इसकी बल्कि अभी इन रिटर्न भी चीज़ लिख देता हूँ ताकि ऑन रिकॉर्ड आ जाए कि मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ। इस बात को तकरीबन 8 महीने होने वाले हैं अगर मैं ईपीटी के लिहाज से अंदाज़ा लगाऊं, और जो ईसीडी के लिहाज से अगर मैं बताऊं आपको तो जस्ट 2 महीने हो गए, 2 महीने, नवंबर की एंड को 2 महीने, दिसंबर के एंड में 2 महीने हो जाएंगे। तो जनवरी या फरवरी में हम इंशाल्लाह आप लोगों को यूनिवर्सिटी खुलने के बाद बुलाएंगे। तो ये लैब एग्ज़ाम दोनों सब्जेक्ट्स का, जो कि आपका ईपीटी की लैब और ईसीडी की लैब, इन दोनों का मैं इंशाल्लाह लैब कंडक्शन परफॉर्मेंस के बाद लैब एग्ज़ाम ले लूँगा। तो उस वक्त आपको मोहलत नहीं दी जाएगी कि आप मज़ीद टाइम दे दें या ये हो जाए या वो हो जाए, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, तो ये रिकॉर्ड में है। और मैं अभी रिटर्न में भी सीआर के ज़रिए ईमेल करवा देता हूँ, तो आप तक ये कम्युनिकेशन पहुँच जाएगी कि आप लोगों को प्रोजेक्ट जमा कराना था, जो कि डिले हो गया है आपके एंड से। तो फिर उसके बाद वो कोई उसमें वो नहीं रहेगी ना, कोई मतलब मसला, तो इसलिए आप प्रोजेक्ट वगैरह बना लीजिएगा। अभी टाइम है काफ़ी, आप गाँव गोड या कहीं भी हो उसको आप स्टार्ट करना शुरू तो करें एटलीस्ट, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई मजीद सवाल किसी का है तो पूछ लीजिए आप। सर ये जो आपने बताया ये एम्पलीफायर का, ये तो ईसीडी का होगा, ईपीडी भी इसी में है, एक ही बनाए, दोनों में चल जाएगा? देखें फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह सलार अगर 1 से 2 लोगों का बना रहे हैं ना, तो वो एक एम्पलीफायर बना सकता है कॉम्प्लेक्स लेवल। अब ये भी नहीं है कि छोटा सा स्पीकर 2 ओम का वो लेकर आ गया और उसके अंदर 2 कंपोनेंट मॉसफेट लगा दिए, 2-3 रजिस्टर लगा के बना दिए, तो एक बच्चे का प्रोजेक्ट कहलाएगा। तो 2 के हिसाब से उतना बड़ा है, 3 बंदे हैं तो वो उसके मुताबिक हो। फिर एपीटी में वो एक्सेप्ट मैं कर लूंगा, क्योंकि जिस तरह आप लोगों की कमिटमेंट हुई थी ना मेरे साथ कि हम दोनों में एक ही दे देते हैं, क्योंकि परेशानी है उसमें, हम सब एक जगह अवेलेबल भी नहीं रहते, और वो फिर उसमें कॉस्ट का फैक्टर भी आ जाएगा। तो फिर मैंने उस वक्त एक्सेप्ट कर लूंगा दोनों का ही, लेकिन वो प्रोजेक्ट फिर उसके लेवल का होना चाहिए कि दोनों सब्जेक्ट में चल जाए, और 2 से 3 बंदों के लिहाज से प्रोजेक्ट बड़ा हो, सारे फीचर हो, उसकी एक केसिंग बॉडी हो, बाकायदा मोबाइल या कोई एक इनपुट डिवाइस लगाने का जैक उसमें हो, और एक स्पीकर एक नॉर्मल लेवल का हो जिसके मुताबिक वो चीज़ हो सके। तो वो सारी चीज़ें जो एक प्रोजेक्ट के मुताबिक हैंडलिंग की जाती है ना, केसिंग वगैरह की, वो सब में करके देना है वो, तब वो एक्सेप्ट हो जाएगा दोनों लैब्स का। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल चाकर अगर आपका है तो? नो सर, क्लियर हो गया। तो मैंने जैसे बाकी काफ़ी भी लोगों ने रिक्वेस्ट ये की थी कि आप दोनों में एक्सेप्ट कर लें, तो मैंने तो ये बात कह दी थी, लेकिन उसके मुताबिक ये जहन में रखिएगा कि प्रोजेक्ट के तौर पर प्रोजेक्ट हो, मतलब एक ऐसा नहीं कि आपने सिंपल सा प्रोजेक्ट ले लिया और वो 4 बंदे आगे उसको बता रहे हैं कि हम सब ने ये मिलके बनाया, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करती। उसमें केसिंग हो तो कोई बंदा बात कर सके मैंने केसिंग इसकी बनाई है, कोई ये बताए कि मैंने इसकी इक्विपमेंट परचेज की है, हम मैंने इसका सर्किट डिज़ाइन किया है, मैंने सोल्डिंग और इसको हैंडलिंग करी है, इसमें स्पीकर और ये सब वो सब लगा है, तो फिर वो रिफ्लेक्ट कर दिए सारी चीज़ें। अब एक छोटा सा सर्किट आके लेट से आप सबने दे दिया अगर 4 लोगों ने, तो वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता, जस्टिफाई नहीं होता। तो ये सब रीजंस के ऊपर, जिस तरह मैंने भी बताई, रिकॉर्ड भी हो रहा है सी चीज़ें सारी, तो उसके मुताबिक चीज़ें करनी है आपको, तब वो एक्सेप्ट होगा दोनों लैब्स के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें कि भाई ये अनाउंसमेंट बहुत पहले से चल रही है मेरी, ऑन रिकॉर्ड भी है, सीआर के जरिए कम्युनिकेशन, और बल्कि आप सब लोगों की कम्युनिकेशन भी हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें करिएगा। साथ साथ मैंने मैनुअल कंप्लीट करने के लिए भी आपको प्रोविजंस वगैरह दे दिए हैं, तो आखिर में जब आप लोग आएंगे तो मैंने ईसीडी का मैनुअल ऑब्वियसली आप लोगों से फिल करवाना है पूरा, ईपीटी का मैनुअल पूरा फिल होना चाहिए, और फिर वो आप लोग लैब एग्जाम के टाइम पे मुझे सबमिट भी करेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, जस्ट एक रिमाइंड करवा रहा हूँ मैं कि लैब एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें उस वक्त रिक्वायर्ड होंगी। कोई यहाँ तक सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, हम आगे चलते हैं वरना। अच्छा, मैंने आज एक्स्ट्रा सेशन भी लूँगा जो कि ईसीडी थ्योरी का होगा और पावर जनरेशन का होगा, तो हमारी ये कंटिन्यू रहेगी ये सेशन जो है। उसकी वजह ये है क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है इस वीक,
कुछ हार्डवेयर की लैब्स की सिमुलेशंस और हार्डवेयर की वीडियो बनाना। तो उस मकसद के लिए मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा कल, तो मैं उसका एक एक्स्ट्रा सेशन आज एक एक करके ले लूँगा ताकि मेरी लैब्स और क्लासेस कंपनसेट रहे, ठीक है। तो आप लोगों को टाइम हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप लोग फ्री ना हो तो रिकॉर्डेड सेशंस देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रोविज़न अवेलेबल रखा हुआ है। अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से आएँ और अपनी मर्ज़ी से चले जाएँ, लेकिन इसको देख ज़रूर लीजिएगा, वरना आपको आखिर में परेशानी होगी अपने लैब एग्ज़ाम और थ्योरी एग्ज़ाम के हवाले से। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये आउटपुट अपॉन इनपुट है, इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन असल में आपके यहाँ पे ये मिड बैंड गेन होता है जिसे हम AM कहते हैं, यहाँ मेंशन है। ओमेगा P1 ये आपकी वो फ्रिक्वेंसी है जो कि फर्स्ट लेवल की होती है, लोअर फ्रिक्वेंसी, उसे कहते हैं ये। ओमेगा P2 ये आपकी मिडिल बैंड की फ्रिक्वेंसी है, जो कि मिडिल बैंड दिखा देता हूँ मैं, ये होती है। ये आपकी पहली फ्रिक्वेंसी है P1, ये आपकी P2 की फ्रिक्वेंसी है, ये आपकी P3 की फ्रिक्वेंसी है। उसके मुताबिक वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए। अच्छा, ये S में लिखा हुआ है क्योंकि ये ट्रांसफर फंक्शन है, तो ये लेवलास की फॉर्म में लिखा जाता है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो S⁻³ हो जाएगा। तो ये थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द फैक्टर की 3 ऑर्डर इक्वेशन बनेगी। अच्छा, उसके बाद इसको मजीद ड्राइव किया है तो ये इस फॉर्मेशन में अरेंज हो गई है, एंड देन इस तरह और इस तरह। ट्रांस कंडक्टेंस और कॉमन कपलिंग कैपेसिटर्स का जो रेशो है वो आपका ओमेगा P2 के लिए बना है, जो यहाँ पे प्लेस किया जाएगा। इस तरह ओमेगा P1 जो है उसका ये हमने फॉर्मूला क्या कहते हैं ऑप्टिमाइज या सिंप्लीफिकेशन लेवल पे ड्राइव किया है, वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। और ओमेगा P3 जो है वो C2 ऑफ द कैपेसिटेंस के मुताबिक RD और RDL के लिए हमने यहाँ पे ड्रेन रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस को अरेंज किया है ओमेगा P3 के लिए। ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पे प्लेस होंगे, और फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन के लेवल के ऊपर 3.1 जो है दोबारा हमारे लिए अरेंज की जाएगी। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिकॉल कर दूंगा। कोई भी डिफ़िकल्टी यहाँ तक हो तो मुझसे पूछ लीजिए। इसकी हार्डवेयर की जो लैब्स हैं उसके लिए इंशाल्लाह मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तो उसमें मैं वीडियोस के ट्यूटोरियल के लेवल पे आपको वीडियोस बना के सर्किट बेस दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप ये फिक्र ना करें कि मैं जस्ट इस पर दिखा रहा हूँ तो हम इसकी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन कैसे सीखेंगे, तो उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी कल जा रहा हूँ, तो इसकी वीडियोस इंशाल्लाह मैं बनाकर वो भी शेयर ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, जिसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से हाई अथॉरिटीज़ ने कहा है कि जो भी टेंटेटिव वीडियोस अगर आप इसकी सिमुलेशन लेवल पे नहीं कर सकते तो हार्डवेयर लेवल पे बना के स्टूडेंट से शेयर कर दें। तो मैंने एक पूरा प्लान भी का लैब कोऑर्डिनेटर शेयर किया है, और वो सारे टीचर्स जो आपको हार्डवेयर की लैब्स करवा रहे हैं वो तकरीबन यूनिवर्सिटी इस वीक से जाना शुरू करेंगे, और आपके लिए हार्डवेयर की लैब्स की वीडियोस बनाएंगे और आपसे वो शेयर करेंगे। तो इस तरीके से आपका मज़ीद जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, आगे सर्किट को डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं, वरना हम ओके। अच्छा, अभी हमने ये चीज़ देखी थी, अब ये फ्रिक्वेंसी और वही डेसिबल ऑफ द गेन के दरमियान एक गेन का एक ग्राफ है ये, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रिक्वेंसी P1, P3 और P2 है। मिडिल फ्रिक्वेंसी इसको P3 उसने लिया है। स्टार्टिंग में ये बताया कि जब इनिशियल फ्रिक्वेंसी होती है तो 60 dB पर डिकेड के मुताबिक ये ली जाती है। उसके बाद इस लेवल की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसमें जो गेन मिलता है आपको वो 60 डेसिबल पर डिकेड के मुताबिक होता है, और जो हायर कंटेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो आप आगे जा रहे होते हैं उसमें जो फ्रिक्वेंसीज आपको मिल रही होती हैं वो 20 डेसिबल पर डिकेड के मुताबिक। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रा रिवर्स ऑर्डर में है, वो ये है कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं ना तो आपका गेन कम हो रहा है, और गेन कम हो रहा तो मुराद इसका ये है कि आप लोअर फ्रिक्वेंसीज की तरफ जा रहे हैं, फ्रिक्वेंसीज आपकी लोअर है यहाँ पे। तो FP2 जो है वो FL अप्रोक्सीमेट इक्वल टू है, तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आपका गेन कम हो रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसीज भी लोअर हो रही हैं। यहाँ पे आके एक इनिशियल लेवल तक आपका गेन कांस्टेंट हो जाता है जो कि 3 dB अप्रोक्सीमेटली बनता है। तो 60, 40, 20 के बाद अप्रोक्सीमेट आके 3 डेसिबल तक वो अप्रोक्सीमेट होके कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 20 लॉग और AM आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका वो गेन है, इसका लॉग लेते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो बताया इन्होंने कि यहाँ से यहाँ लाने के लिए ये डेसिबल आता कैसे है। तो आपका जो भी गेन आ रहा हो
उसका log 20 है, log ऑफ दैट गेन लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 20 से, तो आपका डेसिबल में ये फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब ये आता कैसे है, जनरेट कैसे होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। यहाँ तक इस ग्राफ में कोई डिफिकल्टी किसी को है तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, रिकॉल कर दूंगा आप लोगों के लिए। कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए मुझसे। ओके जी, तो कंटिन्यू करते हैं। हमारा ये सर्किट था उसके बाद जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप यहाँ पे एक इनपुट साइन वेव लेंगे, ठीक है, जो यहाँ से लोअर फ्रीक्वेंसीज टू हाई फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करेंगे। वो आपको स्टार्टिंग में याद होगा कि हम फ्रीक्वेंसीज कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, याद है किसी को? 2 फ्रीक्वेंसी थी जो हमें वेरी करनी है स्टार्टिंग इनिशियल टू फाइनल तक। कोई बताएगा क्या फ्रीक्वेंसीज थी? सर FL एंड FH यानी कि फ्रीक्वेंसी लो और फ्रीक्वेंसी हाई थी। जी मैं वो वैल्यू पूछ रहा हूँ, वैल्यू मेरे भाई। लो फ्रीक्वेंसीज तो होगी बिल्कुल, हाई भी होगी, वैल्यूज पूछ रहा हूँ, रियलिस्टिक वैल्यू शुरू में बताई गई थी मेरी, दिखाता हूँ मैं। ये रही 50 टू 1 मेगाहर्ट्ज तक लेके जानी है। तो हमें ये वेरी करनी है, जो हम 550 से लेके 1 मेगाहर्ट्ज तक वेरी करेंगे और फिर यहाँ पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे होंगे। तो हम जैसे जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, एक आपकी इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाई जाती है ताकि इसको लिमिट किया जा सके। फिर एक कपलिंग कैपेसिटर C1 होता है, एक कपलिंग कैपेसिटर आउटपुट C2 होता है, और ये यहाँ पे बाईपास कैपेसिटर होता है जो कि यहाँ पे लगा हुआ होता है। तो सोर्स यहाँ पे डायरेक्टली ग्राउंड हुई हुई है। अच्छा, रेजिस्टेंस का आपकी है जो कि गेट रेजिस्टेंस है। RG मतलब ग्राउंड रेजिस्टेंस नहीं है बल्कि गेट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये गेट, ये ड्रेन और ये सोर्स का टर्मिनल ऑफ जंक्शन होता है जिसको आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अच्छा, उसके मुताबिक फिर यहाँ पे ड्रेन की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी लोड रेजिस्टेंस एक लगी हुई है। तो उसके मुताबिक हम यहाँ पे ये चीज़ दे रहे होते हैं। ओके, फर्दर मोर इनपुट सिग्नल आप यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, ड्रेन का जो करंट है वो फ्लो करता है। अच्छा, ड्रेन के अंदर से ड्रेन का करंट ही फ्लो होगा, और सोर्स के अंदर क्योंकि यहाँ से होते हुए ड्रेन करंट ही जाता है, तो इसको भी सोर्स करंट को ड्रेन करंट ही कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही होती है उसे ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं, और वो ट्रांस कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होती है, यानी 1/GM, और रेसिप्रोकल ट्रांस कंडक्टेंस कहलाती है कंडक्टेंस। ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस कहलाती है, सॉरी। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ से आप अपना आउटपुट अचीव करेंगे। इनपुट आप यहाँ से देंगे और आउटपुट अपना आप यहाँ से अचीव करेंगे, टेक करेंगे। तो जो आपका आउटपुट होगा वो आपको यहाँ से हासिल हो रहा होगा, और इनपुट आपको यहाँ से आप प्रोवाइड करेंगे। तो इनपुट यहाँ से देने के बाद आउटपुट यहाँ से रिसीव करेंगे, तो आउटपुट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है गेट वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो रहे होंगे और यहाँ पे आपके आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे होंगे। अच्छा, इस सर्किट में यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए जनाब, मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दूंगा अगेन एंड अगेन। कोई भी डिफिकल्टी अगर किसी को है तो पूछ लीजिए। तो ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं सर्किट की और ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपकी कैपेसिटिवली कपल कॉमन सोर्स आपकी ये होती है, ये ड्रेन है और ये आपकी सोर्स है। तो कॉमन सोर्स का मतलब सोर्स ग्राउंड होगी, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर एंड इट्स लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। जी सर मैं ये कहना चाह रहा था कि हम जो कैपेसिटर 5 जो हमने बाईपास किया है जी। सर्किट के थ्रू, अगर हम ये ना लगाए डायरेक्ट ग्राउंड दे दें तो उस पर कोई इफेक्ट होगा? अच्छा, ये सेशन यहाँ पे एंड हो रहा है, मैं बस इसको दोबारा आप इसको ज्वाइन करें क्योंकि लेस देन अ मिनट बिल्कुल एंड, कुछ सेकंड्स रह गए फिर ये एंड हो जाएगा। मैं फिर अगले सेशन में इसको जवाब देता हूँ, जो वही लिंक के क्लिक करके आप इसको ज्वाइन करेंगे दोबारा से। तो ये सेशन यहाँ पे एंड हो रहा है, दोबारा हम बिलाल के सवाल से शुरू करेंगे अपने अगले सेशन को। तो यहाँ पे ये एंड हो रहा है। मजीद कोई सवाल किसी के जहन में हो तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए उसे रिपीट कर दूंगा और हम अपने